मैं करुणा पाल आज सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज यहाँ पर हम जो एकत्रित हुए हैं, राजमाता अहिल्या योग केंद्र की ओर से आज ये सेशन प्रेषित किया जा रहा है। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का आज ये 458वां सेशन है। आज मैं जो आपके सामने विषय प्रकट करने जा रही हूँ, मेरा विषय है हृदय संबंधी रोगों के लिए योग। मैं अपने विषय को हृदय संबंधी रोगों के लिए योग को 3 भागों में डिवाइड करना चाहूंगी, 3 भागों में कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं पहला भाग लूंगी जिसमें हृदय संबंधी रोग होते क्या क्या हैं, मेनली जो हमने देखे हैं कि हृदय संबंधी रोग जो रहते हैं, कॉमनली जिनके नाम हमने सुने हैं उनके बारे में बताऊंगी। दूसरे भाग में हृदय संबंधी रोगों के कारण क्या क्या हैं ये बताऊंगी, और तीसरे भाग में हृदय संबंधी रोगों के निवारण और उनके लिए कौन कौन से योग और प्राणायाम किए जा सकते हैं ये बताऊंगी। अब बात करते हैं हृदय संबंधी रोगों की। तो मेनली आपने जो नाम सुने हैं हृदय संबंधी रोग, वो 5 से 6 ऐसे रोग हैं जो बहुत कॉमनली नाम सुनने में मिलते हैं आपको और बहुत घातक होते हैं। तो पहला है जिसमें हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हार्ट अटैक क्या होती है? तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी महाधमनी है, जिसे अयोटा बोला जाता है, महाधमनी में ब्लॉकेज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसका जो एरिया है अंदर की तरफ से उसका आयतन पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो ऑक्सीजन लेवल है हृदय तक जो पहुंचना है वो बहुत कम अमाउंट में पहुंचने लगता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा हो जाता है, ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते अचानक से एक दिन पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और हमारा हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, और इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्ट अटैक 3 तरीके का होता है। पहला होता है माइनर हार्ट अटैक, दूसरा होता है मेजर हार्ट अटैक, और तीसरा होता है मैसिव हार्ट अटैक। अब माइनर हार्ट अटैक की बात करें तो माइनर हार्ट अटैक जो रहता है 70% अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो वो माइनर हार्ट अटैक की कंडीशन में आता है। अब 70% ब्लॉकेज में आप अपना दौड़ना भी कर सकते हैं, बैठना भी कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा परेशानी होगी किसी भी काम को करने में, मगर 70% ब्लॉकेज में आपको ज्यादा सिम्टम्स कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। और इस समय जब हार्ट अटैक आता है या आपको चेस्ट पेन होता है, ऐसी कंडीशन बनती है हार्ट अटैक जैसी, तो इसी को हम माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। जनरली लोगों में आता है और ट्रीटमेंट लेने पर वो स्वस्थ हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का जिसमें मेजर हार्ट अटैक आता है। मेजर हार्ट अटैक में जो हार्ट है वो 80% ब्लॉकेज के साथ आता है। 80% ब्लॉकेज जब हार्ट में रहता है, जिसमें हम हैवी वर्कलोड पहले काम नहीं कर सकते, दौड़ना भागना नहीं कर सकते, सिर्फ आराम से बैठे हुए काम, लेटना, आराम करना, इन कामों को कर पाते हैं, दूसरे कामों को करने में हम असमर्थ रहते हैं। तो इस तरीके का जब 80% ब्लॉकेज के साथ में अगर अटैक आता है तो इस वाले कंडीशन में हम उसको मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। और तीसरा होता है मैसिव हार्ट अटैक। मैसिव हार्ट अटैक 90% ब्लॉकेज जब हार्ट में हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मैसिव हार्ट अटैक। मैसिव हार्ट अटैक में 90% ब्लॉकेज के साथ में अचानक से एक दिन पूरी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाता है विद इन सेकेंड्स। और अटैक में इसमें व्यक्ति के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो उसको हॉस्पिटल तक ले जाया जाए, कुछ कंडीशंस में ले जाया जाता है और वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो विद इन सेकेंड्स इसमें ज्यादा टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। बल्कि मेजर हार्ट अटैक में ऐसा रहता है कि कुछ समय रहता है, अगर उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाए और प्रॉपर टाइम पर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। तो ये तो हो गए हार्ट अटैक के टाइप्स। हार्ट अटैक के बाद में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो हमको सुनने में आती है, सबसे घातक तो हार्ट अटैक ही था। इसके बाद आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो आज की मतलब युवा लोगों में भी बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है। हार्ट फेलियर क्या होता है?
हार्ट फेलियर में ये हमारे लंग्स से भी जुड़ा हुआ है। हार्ट फेलियर में हमारे जो लंग्स रहते हैं, हमारे फेफड़े रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने के कारण उनमें ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन जो आगे पंप कर रहे हैं, वो हार्ट तक भेज रहे हैं, ब्लड में सप्लाई की जा रही है जो ऑक्सीजन, उसका लेवल कम होने लगता है। और धीरे धीरे जब उसका लेवल, फेफड़े प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है और हार्ट को ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो धीरे धीरे हार्ट की जो मसल्स हैं वो डेड होने लगती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिससे धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है और यही कंडीशन हमारी हार्ट फेलियर कहलाई जाती है। इसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसको हार्ट फेलियर का कोई पहले से सिम्टम्स ज़्यादा दिखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और हार्ट फेल हो जाता है। अब बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि अचानक से हार्ट का काम करना बंद कर देना। किस कारण से करता है? हार्ट ब्लॉक में होता क्या है, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में, 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। 2 ऊपर रहते हैं, 2 नीचे रहते हैं। ऊपर वाले को ऑडिकल्स, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। दोनों चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स के बीच में एक नॉच, एक खांच होती है हल्की सी। इसमें ऊपर खांच की ऊपर की ओर में एक हिस बंडल होता है। हिस बंडल के थोड़ा सा नीचे आने पर उसमें एवी नोड होता है। हिस बंडल क्या करता है, हमारे जो हार्ट है, हृदय है, उसमें इम्पल्स प्रोवाइड कराता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही करंट प्रोवाइड कराता है। हिस बंडल जब उसको आगे भेजता है तो एवी नोड में से इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको वर्किंग के लिए प्रेषित करते हैं। और हिस बंडल में खराबी आ जाने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो रहते हैं वो हार्ट में पहुंच नहीं पाते हैं, वहां की मसल्स प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती हैं और हार्ट का काम करना बंद हो जाता है। इसी को हम बोल देते हैं हार्ट ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक के बाद एक नई डिसीज और आजकल ज्यादा सुनने में आ रही है, जो पहले तो कम ही मिलती थी, आजकल ज्यादा है। इसमें हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। हार्ट इंक्रीज इन साइज, हार्ट का साइज जो नॉर्मली रहता है उससे बड़ा हो जाता है। अब बड़ा क्यों हो जाता है? हार्ट के बाहर की तरफ, चारों तरफ से एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। वो लेयर जो रहती है वो बैक्टीरियल या बाहरी इन्फेक्शन की वजह से मोटी हो जाती है। इसमें इन्फेक्शन रहता है पूरा, जो लंग्स से ऑक्सीजन के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है। उस इन्फेक्शन के कारण बाहर की तरफ से वो लेयर की परत जो रहती है वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण हार्ट का साइज बढ़ जाता है। और किसी भी फिक्स जगह में जब उसका साइज इंक्रीज होता है तो उसको वर्किंग करने में तकलीफ आती है, जिसके कारण हमें आगे डिसीजेज या आगे की हार्ट से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हार्ट में कोरोनरी डिसीजेज भी होती हैं। कोरोनरी डिसीजेज क्या होती हैं? हार्ट की जो मसल्स रहती हैं उनमें जब तकलीफ आती है, या तो ब्लॉकेज के कारण आती है या डैमेजिंग के कारण आती है, किसी बाहर के कोई आघात के कारण कभी कोई डैमेज हो जाता है, तो उन डिसीजेज में वो अलग अलग टाइप की होती है। तो उन डिसीजेस को हम कोरोनरी डिसीजेस में काउंट करते हैं। और एक डिसीज और रहती है जिसे हम कहेंगे वॉल्व्यूलर डिसीज। वॉल्व्यूलर डिसीज क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। अब जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं और नीचे वाले चैम्बर्स हैं, उनमें ऊपर से नीचे की तरफ जब रक्त प्रवाहित किया जाता है तो बीच में एक वॉल्व लगे रहते हैं। वॉल्व कपाट या कहते हैं पर्दा एक तरीके का। जब ऊपर से ब्लड का प्रेशर आता है तो नीचे जाने के लिए वो वॉल्व एकदम से खुलते हैं और प्रेशर से ब्लड नीचे जाता है और फिर बंद हो जाते हैं, ताकि ऊपर वाले ब्लड को अपना काम करने का समय मिल सके। अब इन वॉल्व्स हैं, और ये 4 वॉल्व्स होते हैं पूरे। 2 वॉल्व्स तो हार्ट में हो गए चैम्बर्स के बीच में, 2 वॉल्व्स एक महाधमनी में जो कि पूरे रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित कर रही है, और एक उस धमनी में, एक उस शिरा में जो कि पूरा रक्त हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आ रही है।
अब ये चारों वॉल्व्स में क्या होता है, या तो इनका साइज इंक्रीज हो जाए या फिर इनका साइज डिक्रीज हो जाए। दोनों ही कंडीशंस में हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वॉल्व्स के लूज हो जाने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में भी होने लगता है। इससे क्या होगा, हमको तकलीफ आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम होगा तो हमारे हार्ट को उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी में भी तकलीफ आएगी। इसी को हम वॉल्वुलर डिसीजेस में काउंट करते हैं। अब वॉल्वुलर डिसीजेस के बाद में हम बात करते हैं चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन दो तरीके का होता है। एक तो हमको हार्ट से रिलेटेड कार्डियक डिसीजेस जब होती हैं उसमें एक्यूट चेस्ट पेन, और एक चेस्ट पेन ऐसा होता है जो नॉर्मली हमारी मसल्स वगैरह में जब तकलीफ होती है तो उसको चेस्ट पेन। मगर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन है या हार्ट डिसीजेस से या फिर नॉर्मल चेस्ट पेन है, तो इसके लिए बता दूं कि हार्ट से रिलेटेड जो चेस्ट पेन रहता है वो एक्यूट, जैसा जहां पर हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट है तो वो लेफ्ट साइड में एक्यूट जगह पर ही चेस्ट पेन होगा। लेफ्ट हैंड में भी आ सकता है, राइट साइड में भी इसके कुछ वो देखे जाएंगे, सिम्टम्स देखे जाएंगे, गले में भी देखे जा सकते हैं। मगर ये दर्द होगा तो आपको बहुत घबराहट होगी, पसीना आएगा, आपको वॉमिटिंग होगी, उल्टी करने का मन करेगा, जी घबराएगा। आप मतलब किसी भी कंडीशन में आप लेट जाएं, बैठ जाएं, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो ये एक्यूट पेन होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कार्डियक डिसीजेस से रिलेटेड है और हमको कार्डियोलॉजिस्ट के पास इसको जाकर इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। अब दूसरे तरह का चेस्ट पेन रहता है, वो उसी एरिया में मसल्स, या तो शोल्डर की मसल्स होंगी या चेस्ट की मसल्स होंगी या हैंड्स की मसल्स, इनकी वजह से भी चेस्ट में पेन आ जाता है, जिसको हम अगर लेट जाएं, ज्यादा परिश्रम वाले काम नहीं करें तो उसमें राहत मिलती है, मतलब वो चेस्ट पेन बंद होने लगता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये जो चेस्ट पेन है वो कार्डियक है या नॉर्मल चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन भी कार्डियक डिसीजेस में ही काउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हार्ट बर्न की। एक्चुअली में हार्ट बर्न हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, बट नाम है हार्ट बर्न, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। हार्ट बर्न होता क्या है, हमारा जो आमाशय, हमारा स्टमक जो रहता है उसके अंदर आप सभी को पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये एसिड ऊपर की तरफ, जिसे हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, ऊपर की तरफ आने लगता है, जब उसको प्रॉपर वर्किंग ना मिले, ज्यादा खाली पेट रहे, तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है। और ऊपर आते आते कहाँ पर आता है, जो फूड पाइप है हमारा, जिसे अन्न नलिका कहते हैं, फूड पाइप में ऊपर जब आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फूड पाइप जिसकी जो दीवारें जो रहती हैं अंदर की ओर से बहुत स्मूथ रहती हैं, तो उसमें जब एसिड आएगा तो रिएक्शन तो होगा, तो हमारे चेस्ट में जलन होने लगती है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में उधर ही हमारा प्रेजेंट रहता है, इसके कारण कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, बट वो हार्ट बर्निंग होती है। अब ये तो मैंने कुछ ऐसी डिसीजेस ली जो कॉमनली बिल्कुल हार्ट से रिलेटेड है और सुनी जाती है, देखी जाती हैं और घातक भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके दूसरे सेक्शन में आएंगे। दूसरे सेक्शन में कि क्या कारण है कि ये हार्ट डिसीजेस होती हैं, इनके कारण क्या क्या है। तो जैसे हमने लिया था हार्ट, अब कारण में सबसे पहले तो बात करते हैं कि हार्ट जो है वो पूरा डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सप्लाई पर। तो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर सभी के मेन कारण यही है कि ऑक्सीजन का लेवल गिर जाना। ऑक्सीजन का लेवल किस तरह गिरेगा, या तो हमारे लंग्स का प्रॉपर वर्क ना करना, लंग्स का सिकुड़ जाना, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, ज्यादा स्ट्रेस में आ जाना। तो इन्हीं चीजों को, कारणों को भी हमने डिवाइड किया है मेजर 6 रीजंस में। तो सबसे पहले उस रीजन में मैं लेती हूँ तनाव, स्ट्रेस, जो आजकल की जिंदगी में छोटे बच्चे से लेकर, ज्यादा छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए, मतलब टीनेजर से लेकर बड़ों तक सभी में स्ट्रेस पाया जाता है।
बच्चों को पढ़ाई को लेकर तनाव है, अच्छी मार्किंग लानी है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, थोड़े बड़े हुए, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, जॉब अच्छा मिलना चाहिए। जॉब मिल गया तो वर्किंग प्लेस की टेंशन रहती है, घर की टेंशन रहती है, फिर आगे अपनी जो स्टेटस है उसको बनाए रखने की टेंशन रहती है। आजकल की डिमांड्स बहुत हैं तो स्टेटस बनाए रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस तरीके से कुछ लोग अपने बिहेवियर के कारण ही टेंशन ले लेते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस जो है वो मेन रीजन है हमारे हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई का। ऑक्सीजन सप्लाई में स्ट्रेस क्या काम करता है, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो प्रवाहित होती है, जो ऑक्सीजन वो माइंड तक कम पहुंचती है। स्ट्रेस में ऑक्सीजन माइंड में कम पहुंचती है, जिसके कारण माइंड में कम पहुंचेगी तो बाकी ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। हार्ट में भी कम पहुंचेगी, हार्ट डिसीजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। हाई कोलेस्ट्रॉल भी मेन रीजन है हार्ट डिसीजेस के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज कर देता है। जो हमारी मसल्स रहती हैं, कोरोनरी रहती हैं, आयोटा रहती हैं, महाधमनी रहती हैं, इन सब में धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है और ब्लॉकेज उत्पन्न करता है। ब्लॉकेज होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई, रक्त की सप्लाई हार्ट तक नहीं होती है। धीरे धीरे वहां की मसल्स जो हैं वो डेड होने लगती हैं, मृत होने लगती हैं, और जिसके कारण हमको आगे चल के हार्ट डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर भी मेन कॉज है हार्ट डिसीजेस के लिए। हाई बीपी में आपकी जो नर्व्स रहती हैं उनमें जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, ब्लड बन रहा है, जा रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसका भी लेवल कहीं ना कहीं तक ऑक्सीजन और स्ट्रेस दोनों से जुड़ा हुआ है। जिनको हाई बीपी रहता है गुस्सा ज्यादा आता है, स्ट्रेस जल्दी हो जाता है उनको, और जब स्ट्रेस होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है पंपिंग करने के लिए ब्लड की, जिससे एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण वहां की मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है और हमें हार्ट डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब हाई बीपी के बाद में बात करते हैं शुगर, डायबिटीज, जो आजकल 10 में से 7 लोगों में कॉमनली पाया जाता है। अब डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज में भी हमारा जो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे आंख हुआ, हमारे लंग्स, फेफड़े हुए, हमारा हार्ट हुआ, किडनीज हुई, इन पे डायरेक्ट असर करती है डायबिटीज, जिसके इसमें भी धीरे धीरे इन ऑर्गन्स में अपनी वर्क क्षमता जो रहती है, इनकी कार्य क्षमता लगती है। घटने के कारण धीरे धीरे हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, प्रॉपरली नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, बस इन सब, और उनकी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसके कारण से हार्ट की डिसीजेस का भी सामना हमें करना पड़ सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से ना रहें तो। अब इसके बाद बात करें तो एक मोटापा, इसका ये भी रीजन हो सकता है हार्ट डिसीजेस का, क्योंकि जो फैट जो रहता है हमारे बॉडी में, फैट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया है तो उसके कारण हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ब्लड को ज्यादा पहुंचाना पड़ता है पूरे ऑर्गन्स को, जिसके कारण से हार्ट डिसीजेस का सामना हमको करना पड़ सकता है। एक रीजन होता है जेनेटिक, वंशानुगत। ये कुछ बीमारियां रहती हैं जो वंशानुगत भी हमारे ऊपर असर दिखाती हैं। डायबिटीज तो बिल्कुल वंशानुगत आपको मिलती ही है, मगर हार्ट डिसीजेस भी उनमें इंक्लूड है। अगर वंशानुगत देखा जाए तो आपके फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को हार्ट डिसीजेस रही है तो एक एज पर 40 या 50 अबव होने पर हो सकता है कि अगर आपकी प्रॉपर दिनचर्या ना हो तो आपको भी इन डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है। वंशानुगत हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपके फिजिकल एक्टिविटीज की, शारीरिक परिश्रम जो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हार्ट डिसीजेस पर।
अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है वो सिटिंग है, पूरा आप बैठे बैठे काम करते हैं, एक ही मोड में ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं होता है, और खाना खाया और बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैट जमा होगा, और परिश्रम नहीं है तो उस फैट को बर्निंग नहीं हो पाएगी, और उसमें आगे चल के आपको हार्ट डिसीजेस डेफिनेटली उनका सामना हो सकता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी है आजकल स्मोकिंग। अब चाहे वो आप टबैको के फॉर्म में लें या अदर किसी भी तरह की स्मोकिंग या नशा जो भी रहता है, उसके कारण से भी हार्ट डिसीजेज होती हैं। ये जो टबैको रहता है या स्मोकिंग जो रहती है, धुआं अंदर लंग्स को तो करता ही है डायरेक्ट प्रभावित, इसके बाद आगे बढ़ता है तो जो हार्ट की जो धमनियां रहती हैं, नर्व्स रहती हैं, मसल्स रहती हैं, उनमें अंदर जाकर ये जमा होने लगता है और उनको इंटरनली चिपचिपा बना देता है, स्टिकी बना देता है। जब ये स्टिकी अंदर से हो जाती है मसल्स, तो इनमें जब भी कोलेस्ट्रॉल प्रवाहित हो रहा रहता है ब्लड में, तो वो स्टिकीनेस उस कोलेस्ट्रॉल को अट्रैक्ट करती है, और उसके अट्रैक्शन के कारण जो ब्लॉकेज है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ब्लॉकेज होने लगता है, धीरे 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 ब्लॉकेज होते होते वो हार्ट अटैक तक पहुंच जाता है। तो ये जो शारीरिक परिश्रम है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम दिन में 35 मिनट टू 45 मिनट एक दिन में आपको शारीरिक परिश्रम, चाहे वो योग, व्यायाम, प्राणायाम किसी भी फॉर्म में आप करें, करना चाहिए। अब ये तो थे सेकंड सेक्शन जिसमें मैंने कारण बताया कि किस कारण से हृदयाघात या हृदय से संबंधित बीमारियां आपको घेर सकती हैं। अब आगे चलते हैं, सबसे मेन जो सेक्शन है इसका वो है हमारा इनसे निवारण, हृदय संबंधी रोगों से निवारण किस तरह किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम कौन कौन से योग और प्राणायाम को करें। अब निवारण में सबसे पहला जो कारण था वही उसका निवारण है तनाव। तनाव अगर हृदय संबंधी बीमारियां करेगा तो स्ट्रेस से दूर रहें, तनाव मुक्त रहें, अच्छे कामों में अपने आप को बिजी रखें, तनाव नहीं होगा। तनाव से दूर रहना हृदय संबंधी बीमारियों से आपको बचाएगा और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो तनाव बिल्कुल न लें, सबसे बड़ा इसका निवारण है। दूसरा निवारण अगर बात करते हैं तो आपका आहार बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल पुराने समय जैसा आहार नहीं रहा। आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है और जंक फूड कोलेस्ट्रॉल को जमा करने का बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। तो हमें आहार कोशिश करें वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन ही रहें, क्योंकि जो वेजीज रहती हैं, फल फ्रूट रहते हैं, वेजिटेबल्स रहती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? नॉन वेज में। अब नॉन वेज में क्या क्या इंक्लूड है वो तो आप सभी जानते हैं, मगर एक मैं मेन चीज और बताना चाहूंगी इसमें, जो मिल्क रहता है ये भी एनिमल फूड में ही आता है। दूध जिसे जनरली सभी पीते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, तो ये भी एक एनिमल फूड में ही काउंट होता है, एनिमल फूड ही होता है। तो एनिमल फूड में मिल्क भी आता है, इसीलिए मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल से दूर रहने के लिए अगर हम मिल्क यूज कर रहे हैं तो उसमें जो मलाई है या उसका ऊपर का जो भी प्रोटीन है एक्स्ट्रा जमा होता है, फैट होता है उसमें, उसको हटा दें और फिर उसको यूज करें, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम से कम मिलेगा। नॉन वेज तो नहीं यूज करें, बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स में से ही जो भी एनिमल फूड रहते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। आप वेजिटेरियन रहें, वेजीज का यूज करें, फ्रूट्स का यूज करें, प्रॉपर तरीके से यूज करें, डाइट को समय पर लें, मतलब आप संतुलित आहार लें और समय पर आहार लें, सही अमाउंट में लें, एक्स्ट्रा अमाउंट में लें, घर का खाएं, बाहर का ना खाएं। तो ये सब चीजें आहार में आती हैं जिससे हम इन डिसीजेस से बचे रह सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं व्यायाम और योग की।
व्यायाम और योग जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। हम कुछ भी करते हैं, कैसी भी हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम रोज व्यायाम और योग प्राणायाम इन पर ध्यान देते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो डेफिनेटली हम स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम में आप कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा व्यायाम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे थकान हो, सोचते हैं कि पसीना आएगा, हमारी जो चर्बी है, हमारा जो फैट है वो घट जाएगा और हम रोगों से मुक्त रहेंगे। और कुछ लोग योग करना पसंद करते हैं। तो व्यायाम के भी अपने अपने तरीके हैं, सभी जो यूज करते हैं वो यूज करें, बट व्यायाम और योग डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। 35 मिनट से 45 मिनट से, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको योग करना चाहिए डेली। अब कौन कौन से योग हैं जिनको हम करें और इन हार्ट डिसीजेस से दूर रहें? योगों को करने तो इसमें हम मेजर योग ही लेते हैं जिनको हम नॉर्मली हर इंसान कर सकता है, चाहे किसी भी एज का हो, वो बच्चे से लेके बड़े तक कर सकते हैं, उनको बताएंगे। और आगे कुछ प्राणायाम है जिनको करने से हम हार्ट डिसीजेस से दूर रह सकते हैं। तो पहला होता है हस्तपादासन। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि ये कैसे किया जा सकता है, जिससे जो भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं उनको ये पता चल सके कि हार्ट डिसीजेस से अगर ये योग करते हैं तो हमको इस डिसीज से अगर नहीं है तो हम बचे रहेंगे, और अगर है तो हमको उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। जो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज हमारी धमनियों में होता जा रहा है उसको रोकने में हेल्प मिलती है, उसको हटाने में हेल्प मिलती है, और हम स्वस्थ बने रहते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी हस्तपादासन। हस्तपादासन जिसमें पैरों को एक साथ मिला लिया जाता है, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। आप जितना झुकाव लेना चाहते हैं या लेते हैं उतना अच्छा है। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें झुकाव आता है। कोशिश करें अपने पैरों के पंजों को हाथ की उंगलियों से टच करने की, और 5 से 7 सेकंड इसमें रुकें और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। इस तरीके से हस्तपादासन किया जा सकता है। हस्तपादासन को 5 से 7 बार डेली अपने व्यायाम या योग के पैकेज में इंक्लूड करें। इसके बाद होगा हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन में भी जितने भी हमारे योग चेस्ट को या लंग्स को स्प्रेड करने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी, इसका काम करेंगे। इसी को हम कहते हैं हार्ट डिसीजेस के लिए बेनिफिशियल योग। तो इसमें भी क्या होगा, दोनों पैरों को हम एक साथ मिला लें। अब मुझे देखिएगा, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेंथ कर लेना है, मजबूत कर लेना है। आपके कमर तक का पोर्शन बिल्कुल स्टेबल रहेगा। हम सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कान के पास लगा लेंगे और धीरे से पीछे की तरफ। अब हमें कमर तक स्टेबल रहना है। कमर के ऊपर वाले पार्ट को धीरे से पीछे की तरफ झुकाना है। सांस भरते हुए पांच से 7 सेकंड इसमें रुकना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी कम से कम 5 बार करें। हस्त उत्तानासन 5 बार कम से कम करें डेली। इससे क्या होगा, हमारे चेस्ट में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो तेज होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम वृक्षासन की। वृक्षासन ऑक्सीजन का प्रवाह तो तेज नहीं करता, बट
हमारे टॉप से लेके टो तक में जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको बहुत प्रॉपर रखता है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखना भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम वृक्षासन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम स्थिति, दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों हाथों को कमर के पास बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अब हमें माइंड प्रिपेयर करना है सबसे पहले कि हम पूरा बॉडी का वेट राइट वाले लेग पर दे रहे हैं। राइट वाले लेग पर वेट देते हुए धीरे धीरे लेफ्ट वाले लेग को ऊपर लेकर आएं, हाथ की हेल्प से जॉइंट एरिया में लगाएं। ये वाला पैर, लेफ्ट वाला पैर हमारा बिल्कुल इधर स्ट्रेट है, आगे की तरफ नहीं है। धीरे से हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। जब इसमें आप बैलेंस कर लें तो धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ को ऊपर बिल्कुल सीधा कान के पास लगा दें और 5 से 7 मिनट इसमें भी, 5 से 7 सेकंड इसमें भी आप रुके रहेंगे। ज्यादा रुकना है तो ज्यादा भी रुक सकते हैं, 15 से 20 सेकंड तक अपने इसकी क्षमता को बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में राइट साइड का बिल्कुल बढ़ जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो आपको राइट साइड के जो ऑर्गन्स है उनमें महसूस होगा, झंझनाहट आएगी। आप उसको शेक कर लें थोड़ा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अब जो भी आसन हम करते हैं उसको राइट के साथ में लेफ्ट में भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, माइंड प्रिपेयर करना है कि पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पर जा रहा है। इसमें भी हम पूरा वेट लेफ्ट लेग पर देंगे। इसके बाद धीरे से पैर को उठाते हुए हाथ से ऊपर जॉइंट एरिया में लगाएं, हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर कान के पास लगाते हुए सीधे 5 से 7 सेकेंड रुकें। जिनकी क्षमता ज्यादा है वो 15 से 20 सेकेंड रुकें और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अब पैर को शेक कर लीजिए। आपके पैर में झंझनाहट आएगी, जिस पैर पे आपने पूरा वेट दिया है उस पैर पर आपको झंझनाहट आएगी, उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे बैठे हुए आसनों की। तो बैठे हुए आसनों में हम लेंगे वक्रासन को। वक्रासन हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में इफेक्टिव है। दोनों पैरों को बिल्कुल सामने सीधे कर लें। राइट वाले लेग को लेफ्ट वाले लेग के घुटने की बराबर मोड़ते हुए पंजा रखें। ये जो हमारा राइट हैंड है इसको पीछे की तरफ लेके जाएं, कमर के पास सीधा करने लगाएं, कमर एकदम सीधी। अब सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर और सांस छोड़ते हुए क्रॉस बनाएं, पैर के तरफ क्रॉस बनाएंगे और धीरे से गर्दन को पीछे शोल्डर के पास ले जाएं। इस सेकंड में भी आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड, इस आसन में भी आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है। धीरे धीरे फिर वापस आते हुए सबसे पहले गर्दन को लाएंगे, हाथों को खोलेंगे और पैर को सीधा कर देंगे। बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है, सारे ऑर्गन्स पर दबाव बनता है। हमारे लंग्स, हमारी किडनियां, लिवर और हार्ट स्टिमुलेट होते हैं, दबाव बनता है और रक्त का संचार इनमें बढ़ता है। रक्त का संचार बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अभी हमने इसको भी राइट साइड से किया, अब लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट लेग को भी बिल्कुल सेम प्रोसेस। लेफ्ट लेग को राइट लेग के घुटने तक रखेंगे मोड़ते हुए पंजे को। लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे कमर के पास, ज्यादा गैप नहीं रहेगा, 2 से 3 इंच का गैप रहेगा पीछे। कमर एकदम सीधी, गर्दन सामने। आप राइट वाले हैंड को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए क्रॉस बनाएंगे और धीरे से गर्दन को पीछे। वापस आते हुए सबसे पहले गर्दन को वापस लाएं, हाथ को खोलते हुए पैर को सीधा और रिलैक्स हो जाए।
किसी भी आसन को करने के बाद में आपको कुछ सेकंड का रिलैक्सेशन लेना है। अपनी ब्रीथ बढ़ गई है तो उसको नॉर्मल करना है, उसके बाद अगला आसन करना है। क्योंकि आसनों में रिलैक्सेशन लेने के बाद अगला आसन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आसन होते हैं। अगला आसन करने के लिए हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं, हमको आसन करने में परेशानी नहीं आती। नहीं तो हमारी जब ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है हार्ट बीट, तो हमको अगला आसन में हम ज्यादा देर रुक नहीं पाते। इसीलिए हर आसन के बाद में आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का ब्रेक लेना है, रिलैक्सेशन लेना है, उसके बाद नेक्स्ट आसन में आना है। अब वक्रासन के बाद बात करते हैं हम वज्रासन की। वज्रासन में आए, प्रॉपर बैठे, दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए, कमर गर्दन एक लेवल में होनी चाहिए, सीधी। ये वज्रासन जो खाने के बाद किया जाता है, एकमात्र आसन जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसमें बैठे। इसमें बैठने से क्या होता है, हमारे पैरों की साइड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम जाता है और पूरा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो हमारा एब्डोमेन रीजन में होता है। एब्डोमेन रीजन में, इंटेस्टाइन्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अच्छा होता है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है और हमें खाना पचाने में सहायता मिलती है, आसानी से खाना पचाया जा सकता है। तो इसमें बैठने से जब खाना आसानी से पचेगा तो उसमें उसके जो खाने के बैड इफेक्ट्स हैं वो हमारे बॉडी में नहीं शो होंगे और कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होगा, जिसके कारण हार्ट डिसीजेस से हम बच सकते हैं। अब इसके बाद इसी में हम एक और पोज लेते हैं, बालक आसन, जिसे शशक आसन भी कहा जाता है, चाइल्ड पोज। इसमें हमें क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट डिसीजेस होती है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ये बालक आसन सबसे अच्छा आसन माना जाता है, जो हमारे माइंड में प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमारे दिमाग को शीतल करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो इसको कैसे करेंगे, वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। आंखें बंद करें, क्योंकि नीचे झुकना है तो आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस आते समय सांस भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को रिलैक्स करें। इसमें क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा और जब माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है तो तनाव और बहुत सारी बीमारियों से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको छुटकारा मिल जाता है, या वो बीमारियां आपके पास आती ही नहीं है। अब एक और आसन जो पेट संबंधी बीमारियों, कमर संबंधी बीमारियों और हार्ट डिसीजेस सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए क्या करेंगे, हमको लेट जाना है, दोनों पैर एकदम सीधे, दोनों हाथों को कंधे के नीचे लगाते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे नाभि वाले रीजन तक ऊपर आए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से ये भुजंगासन किया जा सकता है। भुजंगासन में आपके जो पैर रहेंगे वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, मिले हुए रहेंगे, आगे के हाथ रहेंगे वो दोनों शोल्डर्स के नीचे थे और शोल्डर से जब प्रेशर से आप सांस भरते हुए जब ऊपर आते हैं तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आ सकते हैं। जितना आप आ सकते हैं आने की कोशिश करें। अगर हाथों को पूरा सीधा कर सकते हैं तो पूरा सीधा करने तक लेकर आए। इससे क्या होगा, हमारे चेस्ट का पार्ट है, हमारे लंग्स का पार्ट है, वो इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब बात करते हैं एक और, जिसको कुछ लोग शायद नहीं कर पाए, कुछ लोग कर भी लें अच्छे से, तो उसके लिए मैं बताती हूँ उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को इजी वे में भी बताऊंगी और कंप्लीट उष्ट्रासन भी बताऊंगी।
कि कुछ लोग कंप्लीट अगर पूरी तरह से बेंड नहीं हो पाते पीछे तो उनको कैसे करना चाहिए। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले तो हमको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। घुटनों पर आ जाए, दोनों पैर पीछे से थोड़े से गैप कर लीजिए, आगे से भी थोड़ा सा गैप, हल्का सा गैप रहेगा 3 से 4 इंच का, और जितना आगे गैप है उतना ही दोनों पैरों में पीछे की तरफ गैप रहेगा। अब दोनों पैरों में गैप लेते हुए दोनों हाथों को हम कमर पर रखेंगे। माइंड को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको पीछे की ओर झुकना है और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इस तरीके से पीछे बेंडिंग ले सकते हैं। इससे हमारा चेस्ट जो रीजन है वो बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब इसको कंप्लीट उष्ट्रासन में कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे? एक एक हाथ को पीछे लेके जाएं, अपने एड़ी पर रखते हुए सांस भरते हुए वापस जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आएं और रिलैक्स हो जाएं। ये सारे आसन जो मैंने बताए हैं आज, वो आपको कम से कम 5 से 7 बार करने चाहिए। 5 से 7 सेकंड रुके, धीरे धीरे उनका टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड कर दें। ये सारे आसन आपको हार्ट डिसीजेस अगर हैं तो उनसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव है उसको रोकने में मदद करेंगे। और अगर हार्ट डिसीजेस नहीं है तो डेफिनेटली आप उनसे बचे रहेंगे। अब अगर प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम आप कंफर्टेबल पोजीशन में सबसे पहले बैठ जाएं और एक सिंपल प्राणायाम जिसे कहेंगे हम अनुलोम विलोम, जो सभी कर सकते हैं, इजीली सभी जानते भी हैं। अनुलोम विलोम बहुत इफेक्टिव है इसमें, हार्ट डिसीजेस में अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप, कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। मगर कपालभाति और भस्त्रिका को जिनका बीपी हाई रहता है या ऑलरेडी हार्ट डिसीजेस क्रिटिकल कंडीशंस में है वो अपने डॉक्टर से पूछ कर करें, अवॉइड करें, अनुलोम विलोम ही करें। या फिर करना ही है तो मुंह खोलकर और धीरे धीरे करें। मुंह खोलने से क्या होगा, आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा उनका प्रेशर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे करने से भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो बहुत कम कम धीरे धीरे अमाउंट में करें। अब अनुलोम विलोम कैसे किया जा सकता है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें भी आप बैठना चाहें, आपका कमर और आपकी गर्दन एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। चेहरे पर बिल्कुल रिलैक्सेशन के भाव होने चाहिए, कोई भी तनाव मुक्त चेहरा रहना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को रिलीज करते हुए अपने आप को सबसे पहले कंफर्टेबल कर लें। इसके बाद में प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए, या जो भी आप मुद्रा नहीं भी बना पा रहे हैं तो स्माइल बना लीजिए और राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस भरिए। अब लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दीजिए। वापस राइट वाले नॉस्ट्रिल से ही सांस भरिए और अब राइट को बंद करते हुए लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दीजिए। इसको कम से कम 10 से 11 बार करें, डेली करें। बहुत इफेक्टिव है। आपका जो बीपी है उसको भी ये डाउन करता है और बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है, लंग्स को स्प्रेड करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हार्ट की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसी के साथ अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आगे भी मुझे अन्य मंचों पर और आपके यहाँ ये मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।